गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग कास्ट सेंसस पर चर्चा करने जा रहे हैं और कास्ट सेंसस पर चर्चा करने के क्रम में जिन पहलुओं को हमें डिस्कस करना है वह है, सवाल यह उठता है कास्ट सेंसस की जरूरत क्यों है। पहला प्रश्न यही है और इसी के कंटेक्स्ट में हम मूव करेंगे। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न है। ऑब्वियसली होना चाहिए और नहीं होना चाहिए कि जो हम चर्चा करेंगे, इससे जो फायदे हैं या इसके जो नुकसान हैं उसके आलोक में। तीसरा प्रश्न जो उभर करके आता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हम कर रहे हैं तो जो कॉलोनियल पीरियड रहा, कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या स्थिति रहती है। आजाद भारत जो है और इसी के कंटेक्स्ट में अब पर चर्चा होगी। अगला प्रश्न जो उभर करके आता, कल इस निर्णय के क्या कारण हैं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में जो प्रश्न उभर करके आता, यहां पर कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी और आरएसएस के रुख में जो बदलाव दिखाई पड़ते हैं। बेसिकली उभर करके आई, ठीक है। दूसरा कंटेक्स्ट जो तो उन अनुभवों के आलोक में आपको कास्ट सेंसस के सैद्धांतिक आधार को निर्धारित करना होगा। दूसरा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता है कि एक टाइम बने, राहुल गांधी ने यही डिमांड किया है कि एक टाइमलाइन इसके लिए निर्धारित किया जाए कास्ट सेंसस के लिए। ये मेयर पेपर ना हो, इसका मेयर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। इशारा उनका किसकी तरफ है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आबादी के अनुपात में आरक्षण की ओर इशारा है। और वो जोर मांगे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, उसको टाल नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जरिए 50% के लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। और 50% के लिमिट को अगर एक बार आपने क्रॉस कर दिया, अभी तक तो वो लिमिट काम कर रहा था, ठीक है। उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर दिया तो एक बार जातिगत जनगणना होती तो कमोवेश क्या वास्तविकता होगी आंकड़ों की, क्या आंकड़े होंगे, मोटा मोटी सबको पता है। आज भी आप जाकर के देखें, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में किस जाति के
कितने मतदाता हैं अमूमन इसकी खबर मोटा मोटी होती है सबके पास या नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में माइनर फ्लैक्चुएशन के पास इसके आंकड़े हर जगह उपलब्ध हैं। ठीक है, तो सवाल यह उठता अगर ये आंकड़े ऑथेंटिक रूप में आ जाएं तो दिक्कत क्या है? हमें यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि विभिन्न पहचानें जो हमारी हैं उनमें एक महत्वपूर्ण पहचान हमारी जातिगत पहचान भी है। ये हार्श रियलिटी है और मुझे लगता है इस हार्श रियलिटी को हमें स्वीकारना चाहिए। ठीक है, तो जितनी आसानी से घोषणा कर दी गई है आगे का रास्ता उतना आसान नहीं होने जा रहा। क्या? अब देखिए, हमने जितनी आपके साथ चर्चा की किसी पार्टी विशेष के कंटेक्स्ट में चर्चा नहीं की। हर पार्टी के सामने क्या समस्या है उसके पॉजिटिव निगेटिव को आपके सामने रखा और उसके कंटेक्स्ट में हमने विचार करने की बात की। उसके कंटेक्स्ट में अब आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो अपने बायसनेस हो सकते हैं, हमारे भी बायसनेस हो सकते, आपके भी बायसनेस हो सकते। ठीक है, इसलिए हमने डायमेंशन को खोल करके आपके सामने रख दिया ओपन माइंड के साथ, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में इसमें बहुत विशेष मुझे नहीं दिखा। ओपन माइंड के साथ इस पर जो आलेख आते हैं उन आलेखों को पढ़ें। कल से मैं प्रियम्बल शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू। अगर आप देखने की कोशिश करें तो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को आप समझ रहे हैं। पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है वर्णाधारित है और यही वर्ण जाति में रूपांतरित होता हुआ आता है। अगर आप जाकर के देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के ओरिजिनेशन का इंडिकेशन मिलता है और यह कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर के अंगूठे से हुई है। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि सोशल हायरार्की का भी निर्धारण होता है। ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, ब्राह्मण के नीचे सोशल हायरार्की में क्षत्रियों को स्थान दिया गया, क्षत्रियों के नीचे वैश्य को स्थान दिया गया और सबसे नीचे शूद्रों को स्थान दिया जाता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के कुछ चीजों को समझें, तो ये जो सोशल हायरार्की निर्धारित की गई तो आप देखेंगे इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये जो है डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था, वर्ण का कॉन्सेप्ट, श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था थी और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी था, इसमें एक लोचशीलता थी। अर्थात कोई भी अपने पेशे को बदलकर अपने वर्ण को बदल सकता था। यह बर्थ बेस्ड नहीं था, वर्ण की संकल्पना बर्थ बेस्ड नहीं थी, वर्ण की संकल्पना प्रोफेशन बेस्ड संकल्पना थी। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ब्राह्मणों का काम पठन पाठन था, क्षत्रियों का काम जो है अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, लड़ाई झगड़ा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें किसके जिम्मे थी? क्षत्रियों के जिम्मे थी। इसके लिए वो अस्त्र शस्त्र धारण करते थे और अस्त्र शस्त्र की विद्या में उन्हें पारंगत होना पड़ता था। वैश्य वाणिज्य व्यापार में संलग्न थे, जो सरप्लस था, सरप्लस का ट्रेड वैश्यों के जिम्मे था और शूद्रों से अपेक्षा की गई थी कि वह ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें।
अब यहां पर गौर करेंगे, लेटर फेज में आप क्या देखेंगे, तो एक नई कैटेगरी क्रिएट होती है, और वह नई कैटेगरी क्या है, तो वह नई कैटेगरी है अछूतों की। ये अछूत आते कहां से हैं? तो अगर आपको पता हो, ब्राह्मणों को चारों वर्ण की स्त्रियों से शादी की अनुमति थी। वो ब्राह्मण में भी शादी कर सकते थे, क्षत्रिय में भी कर सकते थे, वैश्य में भी कर सकते थे, शूद्रों में भी कर सकते थे। क्षत्रियों को 3 वर्णों में शादी की अनुमति थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्यों को 2 वर्णों में शादी की अनुमति थी, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों को केवल अपने वर्ण में शादी की अनुमति थी। ठीक है। तो अगर पुरुष उच्च वर्ण का है और स्त्री निम्न वर्ण की है, तो ऐसी शादी अनुलोम कहलाती थी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो स्थिति थी कि अगर पुरुष निम्न वर्ण का है और स्त्री उच्च वर्ण की है, तो ऐसी शादी प्रतिलोम कहलाती थी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो ये जो अंत्यज हैं, ये जो अछूत हैं, ये जो अस्पृश्य हैं, ये प्रतिलोम विवाह से उपजी हुई संतानें थी। अब बातें समझ में आई? लेटर फेज में आप देखेंगे धीरे धीरे वर्ण सिस्टम में जो फ्लैक्सिबिलिटी थी, प्रोफेशन चेंज करने की जो अनुमति थी, धीरे धीरे वो फ्लैक्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है, और वर्ण सिस्टम जैसे बर्थ बेस्ड होता है, वैसे ही वर्ण का जाति में रूपांतरण होता। ये तो एक कंटेक्स्ट हुआ। और ये जो बात मैंने की, इसका संबंध हिंदू सोशल ऑर्डर से जाकर जो, या आप इसको सनातन सामाजिक व्यवस्था कह लें। लेटर ऑन अगर आप जाकर के देखें, जब इस्लाम का भारत में आगमन होता, तो हिंदू धर्म की तुलना और हिंदू समाज की तुलना इस्लामिक समाज जो है, इस्लामिक समाज को इगैलिटेरियन माना जाता, अपेक्षाकृत समतामूलक समाज माना जाता है। ठीक है। लेकिन भारत में अगर आप जाकर के देखें, भारत में जब इस्लाम का आगमन होता है, तो इस्लाम ने कास्ट सिस्टम को हिंदुइज्म से एडॉप्ट किया। और इसीलिए आप देखेंगे, इरफान हबीब लिखते हैं कि भारत के बाहर चाहे इस्लाम में जितनी समानताएं रही हो, लेकिन भारत में पहुंचकर इस्लाम ने हिंदू समाज की जो जाति व्यवस्था है उसका विरोध करने की बजाय उसको स्वीकार किया। और इसलिए देखेंगे भारतीय इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था में कास्ट व्यवस्था को एग्जिस्ट करते आप देखेंगे। और यही एग्जिस्टेंस है कि ओबीसी आरक्षण जो दिया जाता है, तो ओबीसी आरक्षण में इस्लाम के अंतर्गत भी कई जातियां हैं जो ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती है, और ऐसी जातियों की संख्या इस्लाम के भीतर 28 है। बिहार का जो सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे, उसके कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, अब अगर देखें संध्या पानी बढ़ा देना, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, तो दूसरी चीज जो उभर करके सामने आती वो क्या है? ये तो आपने देख लिया कि कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। अंग्रेजों का जब आगमन होता, और धीरे धीरे आप देखेंगे कॉलोनियल रूल के प्रति जो है डिस्कंटेंट इमर्ज करता है, औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष जो है वो आकार ग्रहण करता है, और धीरे धीरे वह असंतोष औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध के रूप में मुखरित होता, और औपनिवेशिक शासन के ऐसे प्रतिरोध में 1857 का विद्रोह जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आता है। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि 1857 का रिवोल्ट जो है, पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान
हिंदू मुस्लिम यूनिटी की दृष्टि से यह क्लाइमैक्स को रिप्रेजेंट करता है। हिंदू और मुसलमानों की एकता यहां पर उत्कर्ष पर थी, अपने चरम पर थी। अब अगर हम देखें तो 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने अंग्रेजों को डराने का काम किया, और इसने अंग्रेजों को इस रूप में डराया, इस तरीके से डराया कि अगर उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को चेक नहीं किया, एक होने से नहीं रोका, तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक सत्ता का भारत में टिक पाना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर आप देखेंगे कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसको रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत सबसे पहले हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक दूसरे से अलगाने का काम किया गया। इनिशियल स्टेज में देखें तो हिंदुओं को अपीज करने की कोशिश की गई, हिंदुओं को एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और मुसलमानों को इग्नोर करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में देखें 1870 में एक पुस्तक आती है, विलियम हंटर की पुस्तक, और विलियम हंटर की पुस्तक का नाम है इंडियन मुसलमान्स। विलियम हंटर ने अपनी इस पुस्तक में अंग्रेजी शासन को यह सुझाव दिया कि माइनॉरिटी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए वह अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी नीति को रीडिफाइन करे, और अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी नीति को रीडिफाइन करते हुए जो है उसे अल्पसंख्यकों को अपीज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी के अपीजमेंट की तुलना में माइनॉरिटी का अपीजमेंट कहीं कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूर्ण फुलफिल करने में कहीं ज्यादा सहायक होगा। और लेटर फेज में आप जाकर के देखें तो ये जो रिलीजियस लाइन पर, कम्युनल लाइन पर हिंदुओं और मुसलमानों को डिवाइड करने की जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, वह लिंग्विस्टिक धरातल पर भी प्रकट होती है। 1880 के दशक के आरंभ में जब हिंदी को, हिंदुओं की भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में प्रचारित किया जाता और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया जाता, और यही चीजें देवनागरी लिपि उर्दू विवाद के रूप में सामने आती। अगर आप जाकर के देखें, बीपीएससी ने प्रश्न भी यहां से पूछा है, 1881 की जातिगत जनगणना का प्रभाव करके शॉर्ट नोट्स प्रश्न पूछे गए थे। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जो है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर तक विस्तार दिया जाता, और ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में जो कंट्राडिक्शन है, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था की मौजूदगी के कारण जो अंतराल है, जो अंतर्विरोध है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अंग्रेजों ने उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कॉलोनियल रूल के परिप्रेक्ष्य में कैपिटलाइज करवाने की दिशा में पहल की। मतलब गौर से देखें, इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन यूनिटी के उभार को रोकने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किन धरातल पर प्रकट हो रही? हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलगाकर भारतीय समाज की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो क्या किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो है कास्ट सेंसस के सहारे जो कास्ट गैप है और जो कास्ट कंट्राडिक्शंस हैं उसको कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है, और उसके सहारे हिंदू समाज या सनातन सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को तुल देने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी एकता को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें
अल्टीमेटली, क्योंकि यहां पर गौर कीजिएगा, जो निम्न जातीय आंदोलन हुए, लोअर कास्ट मूवमेंट, चाहे साउथ इंडिया में हुए हो या वेस्टर्न इंडिया में, या 1930-1940 के दशक में आकर के देखेंगे नॉर्थ इंडिया में मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों का आंदोलन जो होता है, इंटरमीडिएट कास्ट के जो आंदोलन होते हैं, तो इंटरमीडिएट कास्ट के उन आंदोलनों को भी देखें। आप यह देखेंगे निम्न जातीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेशनल मूवमेंट से दूरी बरतता दिखाई पड़ेगा, नेशनल मूवमेंट से उसकी दूरी दिखाई पड़ेगी, और वह कॉलोनियल रिजिम को लेकर के सॉफ्ट दिखाई पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वो क्राउन के प्रति लॉयल्टी शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वह नेशनल मूवमेंट और उसके लीडरशिप से दूरी बरतता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो उनकी इसी कमजोरी को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों के द्वारा की गई। और उसको, इस पूरे के पूरे प्रयास को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की पहल कहां पर होती है? संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की पहल कहां पर होती है? तो 1932 के मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए। 1932 का जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है, उस मैकडोनाल्ड अवार्ड ने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरल के कॉन्सेप्ट को विस्तार दिया। अभी तक सेपरेट इलेक्टोरल का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलीजियस कंटेक्स्ट में लागू होता था। अब सेपरेट इलेक्टोरल के कंटेक्स्ट को जो है कास्ट कॉन्फ़िगरेशन से अटैच किया गया और दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की गई। तो ये जो मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई, आपको पता होगा साइमन कमीशन का जब गठन होता है, साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट सामने आती है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय समाज और भारतीय राजनीति की विभिन्न धारा के जो प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया जाता और उनके साथ विचार विमर्श किया जाता। और इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वहां पर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर पहुंचते, और केवल अंबेडकर ही नहीं पहुंचते, और भी लोग दलितों के प्रतिनिधि की जोगेंद्र नाथ मंडल वगैरह भी पहुंचते, और उन्होंने दलितों के लिए विशेष उपबंध की मांग की, और उन्हीं की इन मांगों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे मैकडोनाल्ड अवार्ड का आधार तैयार होता है। ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करना चाह रही है। इस बात को गांधी ने समझा, और इसीलिए आप देखेंगे जब मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की जाती है तो मैकडोनाल्ड अवार्ड के द्वारा दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल जो दिए जाते उसके विरोध में गांधी खड़े होते और गांधी फास्ट पड़ जाते। बड़ी मुश्किल से गांधी और अंबेडकर को वार्ता की मेज तक लाया जाता और एक सहमति बनती है, जो सहमति पूना पैक्ट के रूप में जानी जाती है, पूना समझौते के रूप में जानी जाती है। अब पूना पैक्ट में क्या है, इस बात को समझें। तो पूना पैक्ट में अगर आप जाकर के देखें, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स को रिजेक्ट किया गया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात जो थी मैकडोनाल्ड अवार्ड में, उसको खारिज किया गया। दूसरी चीज आप देखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरल की जगह जो है संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। वहां पर कंबाइंड इलेक्टोरल या कॉमन इलेक्टोरल की व्यवस्था को वहां पर स्वीकार किया गया। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, सेपरेट इलेक्टोरल की बात क्यों की गई थी, डिमांड क्यों किया गया था, और उस डिमांड को फुलफिल क्यों किया गया था, ताकि दलित इंटरेस्ट को डिफेंड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, दलितों के हितों की रक्षा की जा सके, दलितों के हितों को संरक्षित किया जा सके,
दलितों के हितों को प्रोत्साहित किया जा सके। नहीं तो दलित जो कंसर्न थे, अभी तक नेशनलिस्ट कंसर्न का रिजोल्यूशन मिला सेपरेट इलेक्टोरल की जगह यूनिफाइड इलेक्टोरल के माध्यम से, दलित कंसर्न तो अभी तक रिजॉल्व है। तो इसके लिए दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का पर सहमति बनी और विधायिकाओं में दलितों के लिए उससे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था की गई जितना जैसी व्यवस्था सेपरेट इलेक्टोरल के तहत होनी थी। मतलब अगर आप देखें दलितों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकडोनाल्ड अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरल की तुलना पूना पैक्ट और लेजिस्लेटिव जो रिजर्वेशन पूना पैक्ट के माध्यम से किया गया वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। नहीं, और यही वह बिंदु है, यही वह बिंदु है जहां से आरक्षण की राजनीति का आधार तैयार होता है, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन का आधार तैयार होता है। नहीं, और इस पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन का आधार क्या था? इस पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन का आधार था कास्ट, जाति। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सही मायने में अगर आप जाकर के देखें तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन है, नहीं, और पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन के सेंटर में जो दलित हैं, भारत में अगर आप देखें तो सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत यहां से मान सकते, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस की शुरुआत यहां से मान सकते, और यहीं से अगर आप जाकर के देखें तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी जोर पकड़ती है। अब बातें समझ में आई? अभी जो बीपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा, कास्ट एज ए पॉलिटिकल फिनोमेनन एंड नॉट एज ए सोशल फिनोमेनन, यह जो प्रश्न पूछा गया, तो कास्ट मूलतः सोशल फिनोमेनन है जिस पर मैंने चर्चा ऑलरेडी पहले की है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन है, यह जो दलित पॉलिटिक्स है, यह जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसने कास्ट को सोशल फिनोमेनन से पॉलिटिकल फिनोमेनन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो कास्ट एज ए सोशल फिनोमेनन की तुलना कास्ट एज ए पॉलिटिकल फिनोमेनन जो है वह कहीं ज्यादा डोमिनेंट है। और इसलिए यह कहा जाता है, यह पूछा जाता है, कल के डेट में निबंध में भी यह डाला जा सकता स्टेटमेंट कि भारत में जाति व्यवस्था तो कमजोर हो रही है लेकिन जातिवाद निरंतर मजबूत हो रहा है। भारत में जाति व्यवस्था तो लगातार कमजोर हो रही है, कास्ट सिस्टम इज वीकेनिंग इन इंडिया बट कास्टिज्म इज स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया। नहीं, जब कास्ट सिस्टम की वीकेनिंग की बात करते हैं तो उसका इशारा होता कि रोटी और बेटी पर आधारित, रोटी और बेटी के संबंधों पर आधारित जो जाति व्यवस्था है वह जाति व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी फीचर हैं, उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी फीचर हैं, उनमें जो विभेदकारी तत्व हैं, उनमें जो टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी वाला कंपोनेंट है, अस्पृश्यता वाला कंपोनेंट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जातिवाद मजबूत हो रहा है। तो जब आप जातिवाद की बात करते तो जातिवाद का संबंध जो है जातिगत पहचान की राजनीति से जाकर जुड़ता है। उसका संबंध पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी से जाकर के जोड़ता है। तो ये कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी जो है राजनीतिक कारणों से
कमजोर होने की बजाय क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। अब यहां तक बातें समझ में आई या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ ले। क्या क्या जाति व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो सोशल फेनोमेनन के रूप में, कास्ट की बात है। सोशल फेनोमेनन के रूप में कास्ट का मतलब क्या हुआ? सामाजिक स्तर पर अगर आप जाकर के देखें तो कास्ट सिस्टम का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर, रोटी के संबंध पर। हम अपनी ही बिरादरी में खान पान का संबंध रखते हैं, अपनी बिरादरी से बाहर खान पान का संबंध रखते हैं? नहीं। कास्ट के प्रति जो जितना आग्रहशील होगा वह ऐसे संबंधों से उतना ही परहेज करेगा। अक्सर आप देखेंगे मिड डे मील स्कीम स्कूल में चलाया जाता, अब तो शायद नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शायद नाम रख दिया गया है। तो अगर आप जाकर के देखें तो उसमें कई बार ये प्रश्न उठते हैं, उच्च जाति के बच्चे जो है निम्न जाति के बच्चों या दलित बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने से इनकार करते हैं। नहीं, वो कहते हैं अलग अलग बर्तन होना चाहिए। या कई जगहों पर आप देखेंगे जहां पर दलित रसोइये आप दिखाई पड़ेंगे तो उनके हाथों पके हुए भोजन को खाने से सवर्ण बच्चे इनकार कर देते। तो एक रोटी का संबंध ये हो गया जो कास्ट सिस्टम को बनाए हुए है, और दूसरा बेटी का संबंध। शादी विवाह हम कहाँ करते? अपनी ही जाति में करते, अपनी ही बिरादरी में करते। अपनी ही जाति और बिरादरी में शादी की आग्रहशीलता जो है वह ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। हो सकता है आप में भी से कई लोगों से, गार्जियन से सुनने का मौका मिला हो कि चलो सब चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन ब्याह अपनी ही शादी में करना। अगर प्रेम भी करना है तो पहले पूछ लेना जाति क्या है, तभी प्रेम करना, नहीं तो। अब बातें समझ में आई? जब हम पॉलिटिकल फेनोमेनन की बात करते तो पॉलिटिकल फेनोमेनन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या करती है? जैसे आप देखें पिछले साल भर से, 6 महीने से आप देखेंगे जातिगत सम्मेलनों के आयोजन की परिपाटी बिहार में तेज हुई है जैसे जैसे चुनाव कर रहा। और जातिगत सम्मेलनों का आयोजन, जातिगत सभाओं का आयोजन ऐसे राजनीतिक दल के द्वारा भी किया जा रहा है जो कहता है कि हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करते हैं, हम विकासात्मक राजनीति करते हैं, हम जातिवादी नहीं है, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। ये बातें स्पष्ट हुई है। तो अगर आप जाकर के देखें, अब इस फेनोमेनन को समझें, टिकटों का जो वितरण होता है किस बात को ध्यान में रखा जाता? नहीं, स्थानीय उस संसदीय क्षेत्र में या उस विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता। नंबर 1, नहीं, जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, वोटर की संख्या ज्यादा होगी, उसकी ओर झुकाव होता टिकटों के वितरण। दूसरा, एक हार्डवर्क होता शब्द, और दूसरा स्मार्ट वर्क होता है। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के फर्क को समझते हैं या नहीं? क्या फर्क है? बैल की तरह मेहनत करना हार्ड वर्क है, बैल की तरह मेहनत करना हार्ड वर्क है, और स्मार्ट वर्क क्या है? दिमाग का इस्तेमाल। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ऑब्वियसली कहीं पर कोई पर्टिकुलर जाति अगर डोमिनेंट पोजीशन पर होगी तो उस जाति के प्रति असंतोष तो होगा अन्य जातियों में। तो स्मार्ट टिकटिंग जो होता है उसमें जो है उस डोमिनेंट जाति के खिलाफ दूसरी जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है और वहां पर नए सामाजिक समीकरण को गढ़ने की कोशिश की जाती है, नए जातिगत समीकरणों को गढ़ने की कोशिश की जाती है। अगर कभी YouTube पर वीडियो देखे चुनाव के समय, कभी चलते चलते मैंने बेगूसराय पर टिप्पणी की हो, तो जिस समय टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात चल रही थी, जब यह फिक्स हो चुका था कि भाजपा गिरिराज सिंह को टिकट देगी, तो मैंने वहां पर कहा था कि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेस में अवधेश राय भी थे जिनको टिकट मिला। मैंने कहा था कि ज़्यादा बेहतर है अवधेश राय को टिकट देने की बजाय
किसी गैर यादव पिछड़ी जाति के दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि यादव भी भले ही मध्यवर्ती जातियों में आते हैं लेकिन वो डोमिनेंट कास्ट है, और कई विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जहां यादव डोमिनेंट पोजीशन पर हैं और उनके डोमिनेंस के अगेंस्ट अन्य जातियों में गहरा असंतोष है। तो एक नए समीकरण वहां पर निर्मित हो सकते थे, और अगर ऐसा होता तो उस स्थिति में गिरिराज सिंह के हारने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा वहां पर होती। तो इसलिए हमने कहा कि एज ए पॉलिटिकल फेनोमेनन कास्ट क्या करता है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को मजबूत करता है वोट बैंक के पॉलिटिक्स के सहारे। अब बातें स्पष्ट हुई। ये तो आजादी के पहले के परिदृश्य की चर्चा की नहीं। यहां पर एक और चीज स्पष्ट कर दूं, फिर मैं आऊंगा कहां पर, आजादी के बाद के परिदृश्य में। एक चीज मैं यह स्पष्ट करना चाहता, देखिए एक सामान्य धारणा क्या है, एक सामान्य धारणा है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स निगेटिव फिनोमेनन है। जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति को नकारात्मक नजरिए से देखा जाता। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मैं जाति आधारित राजनीति को नकारात्मक नहीं मानता, मैं धर्म आधारित राजनीति को नकारात्मक नहीं मानता। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं मैं, मेरा मानना है कि सही या गलत रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, सही या गलत जाति आधारित राजनीति या धर्म आधारित राजनीति नहीं है। सही या गलत क्या है, सही या गलत है उसके पीछे का इंटेंशन। क्योंकि सिंपल सी चीज देखें, कोई भी सोसाइटी जो स्ट्रैटिफाइड है, कोई भी समाज जो स्तरीकृत है, कोई भी समाज जिसमें व्यापक सामाजिक आर्थिक विषमता विद्यमान है, जहां पर डीपर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे समाज में पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए, राजनीतिक समावेशन के लिए, ऐसे समाज में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कास्ट बेस्ड एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। बिना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के, बिना रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के इंक्लूजन संभव नहीं होगा। एक बात क्लियर? सामाजिक और राजनीतिक समावेशन कहाँ है? क्या धार्मिक धर्म और राजनीतिक राजनीति होती है, उसमें सामाजिक जैसे सर हम लोकतंत्र में, अगर मान लीजिए अभी का करंट सिनारियो क्या है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो हैं उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम मुसलमानों को टिकट देंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बेस्ड पोलराइजेशन होगा, और उस पोलराइजेशन का लाभ लार्जली किसको मिलेगा? भाजपा को मिलेगा। नहीं तो सवाल यह उठता है कि क्या उस स्थिति में जो डेमोक्रेसी निर्मित होगी वो डेमोक्रेसी इंक्लूसिव होगी, समावेशी लोकतंत्र होगा? ऐसी स्थिति में जो राजनीति होगी क्या वो राजनीति समावेशी होगी? क्या उस राजनीति में और उस लोकतंत्र में मुसलमानों का समुचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व संभव होगा? और अगर उनका समुचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधायिका में संभव नहीं होगा तो क्या कार्यपालिका में उनका समुचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व संभव होगा? और अगर दोनों जगह पर, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव और इट इज एग्जीक्यूटिव, अगर उनका समुचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या आपको लगता है कि उनके कंसर्न, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इशूज को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो अहमियत मिल पाएगी? और अगर अहमियत नहीं मिलेगी
अगर उनके कंसर्न को इग्नोर किया जाएगा तो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं। और ऐसी रणनीति के सहारे जो समाज निर्मित होगा वह इंक्लूसिव सोसाइटी होगा या उस समाज में एक्सक्लूजन के बढ़ने की संभावना होगी, बहिष्करण के बढ़ने की संभावना होगी। बातें स्पष्ट हुई? सर, धर्म और राजनीति, जाति की राजनीति में समावेशन, सामाजिक समावेशन कहाँ आता है? अगर देखा जाए तो फिर तो लास्टली वही होता है कि जो बहुसंख्यक राजनीति। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप एब्सोल्यूट फॉर्म में इंक्लूसिवनेस को देख रहे हैं। जीवन के सत्य जो होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होते। गणित की किताबों में 2 जोड़ 2 4 हमेशा होंगे, गणित की किताबों में 2 गुना 2 4 हमेशा होंगे, लेकिन जब व्यावहारिक जीवन में उतरेंगे ना तो 2 जोड़ 2 0 भी होते हैं, 2 जोड़ 2 22 भी होते हैं। तो एब्सोल्यूट फॉर्म में चीजों को देखने की बजाय रिलेटिव कंटेक्स्ट में चीजों को देखने की कोशिश करें। ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, मैं क्यों पक्ष में हूं, और ये समस्या आपकी नहीं है, ये पूरी की पूरी समस्या इंडियन लेफ्ट की है। ये इंडियन लेफ्ट का कंट्राडिक्शन है जो कास्ट और क्लास जो है इसको लेकर के एक कंफ्यूज स्टेट में होता है। ये इंडियन लेफ्ट का परसेप्शन है जिसने ये मान लिया कि कास्ट इज इक्वल टू क्लास, कास्ट इज इक्वल टू क्लास। ये समस्या है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में मत लें। क्या यह सच नहीं, आगे मैं चर्चा करूंगा आजादी के कंटेक्स्ट में, जब चर्चा होगी विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। क्लियर? अब यहां पर अगर आप देखें तो ये तो इसके सकारात्मक पक्ष की बात हमने की, इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है। चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करें या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करें। दूसरा कंटेक्स्ट है, ठीक है, सरकार पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है। तो सरकार पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है, तो पॉलिसी और प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त सरकार को किसकी ज़रूरत होती है? आंकड़ों की ज़रूरत होती है। नहीं, सरकार को ये पता होना चाहिए कि किस समुदाय की या किस सामाजिक समूह की जो है स्थिति कैसी है। नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी के स्तर पर क्या स्थिति है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनका क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के फ्रंट पर उनका कंडीशन क्या है। ये बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो जब सरकार के पास इससे संबंधित ऑथेंटिक आंकड़े और अपडेटेड आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो सरकार के पास वास्तविक स्थिति की जानकारी होती और उन आंकड़ों के आलोक में सरकार टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करती है और टारगेटेड बेनिफिशियरीज की प्रायोरिटीज, उनके कंसर्न, उनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्कीम्स, अपने पॉलिसी और अपने प्रोग्राम को डिजाइन करती है। तो इसके लिए भी तो आंकड़ा चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 अगर आप जाकर के देखें, तीसरी बात आप पाएंगे, आज ही अगर आप देखें रिजर्वेशन दिया जा रहा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान आरक्षण का जो वर्तमान मॉडल है, क्या आपको लगता है कि वह कंप्लीट है या वो डिफेक्टिव है? बताइए। अगर वह डिफेक्टिव है तो कैसे डिफेक्टिव है? नहीं, तो 2-3 कंटेक्स्ट में इसकी ओर इशारा किया जा सकता। एक कंटेक्स्ट है कि मतलब आप देखें इसमें इंक्लूजन की तो बात है, जो रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज के लिस्ट हैं उनमें इंक्लूजन की बात है, एक्सक्लूजन की बात नहीं है। मतलब लिस्ट का लगातार विस्तार होता रहा, लेकिन
जो जातियां इनसे लाभान्वित हुई या जो लोग इससे लाभान्वित हुए, जो सक्षम हुए, अब सक्षम हैं, उनको लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया नहीं दिखाई पड़ती। एक ये चीज। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, मैंने आपके साथ चर्चा की, जस्टिस 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया गया और जस्टिस रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि आरक्षण के जो लाभ दिए जा रहे हैं उन लाभों का बेनिफिशियरीज के अगेंस्ट जो है वह समतापूर्वक वितरण नहीं हो पा रहा है। देखा यह गया कि कुछ पर्टिकुलर जातियां हैं, उन जातियों के भीतर भी कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं और कुछ पर्टिकुलर जो है समूह हैं जो रिजर्वेशन से कहीं ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। लार्जर बेनिफिशियरीज का लार्जर ग्रुप जो है बेनिफिट से वंचित है। तो इसी के कंटेक्स्ट में किसकी बात होती है? बेटर टारगेटिंग की बात होती है, नहीं, बेनिफिशियरीज, बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज की बात होती है। और बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज कब संभव होगा? बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज के लिए क्या चाहिए? तो बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज के लिए ऑथेंटिक डाटा चाहिए। किस समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति, किस समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी के स्तर पर क्या स्थिति है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो इसलिए भी वहां पर हमें कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत है। अब बातें समझ में आई? खतरे क्या है कास्ट बेस्ड सेंसस के? खतरे भी हैं, ऐसे नहीं कि खतरे नहीं है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस के साथ जो समस्या यह है कि कहीं ना कहीं जो है एक खतरा क्या होता है, इससे इमोटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता। भावनात्मक पहचान पर आधारित राजनीति जो है वो भावनात्मक राजनीति है, इमोटिव पॉलिटिक्स है। और इमोटिव पॉलिटिक्स के कारण क्या होता, जो रियल इशू होते हैं वे रियल इशू इग्नोर्ड रह जाते हैं, रियल इशू को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बिहार। आज भी अगर आप देखें तो बिहार पहचान पर आधारित राजनीति के ऐसे दुष्चक्र में फंसा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बिहार का उससे एडवर्सली प्रभावित हो रहा है आज भी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो पहचान पर आधारित राजनीति जो है सामाजिक विभाजन को भी गहराने का काम करती है, सामाजिक मतभेद और सामाजिक वैमनस्य को भी बढ़ावा देने का काम करती, और इससे टकराव और संघर्ष की परिस्थितियां निर्मित होती हुई आती। इसलिए अगर आप देखें तो इसे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी सही नहीं माना जाता, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी इसे खतरनाक माना जाता है। इतनी बातें स्पष्ट। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें 1941 तक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ। 1941 के कास्ट सेंसस के आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए और इसीलिए कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध हैं वो आंकड़े 1931 के कास्ट सेंसस के आंकड़े उपलब्ध हैं। उसके बाद कास्ट सेंसस का कोई हमारे पास ऑफिशियल आंकड़ा उपलब्ध नहीं। 1951 में अगर आप देखें जब आजाद भारत में जनगणना हो रही थी तो वहां पर भी ये प्रश्न उठा कि जातिगत जनगणना की जारी रहे या जातिगत जनगणना को रोक दिया जाए। तो अगर आप जाकर के देखें 1951 के भारत के समक्ष चुनौती क्या थी? भारत आजाद तो हो गया,
नहीं, अगर आप जाकर के देखें तो भारत आज़ाद ही नहीं हुआ, बल्कि एज ए नेशन उसकी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी सामने आती है। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस अभी अर्ली स्टेज में था नहीं। और आप इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि एट वेरियस लेवल डिविजिबल फैक्टर्स मौजूद थे, डिविजिव फोर्सेज मौजूद थे, विभाजनकारी शक्तियां यहां पर मौजूद थी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजाद भारत के नेतृत्व ने यह महसूस किया कि जातिगत जनगणना कहीं न कहीं सामाजिक बिखराव को बढ़ावा देगी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने कास्ट सेंसस को ड्रॉप करने का निर्णय लिया। लेकिन यहां पर मैं बतला दूं, पिछड़ों पर पहले राष्ट्रीय आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था और काका कालेलकर आयोग ने कास्ट सेंसस के पक्ष में सिफारिशें की थी। काका कालेलकर आयोग का यह मानना था कि जातिगत जनगणना को जारी रखा जाए। अब मैं आता हूं 1950 के दशक के उत्तरार्ध और 1960 के दशक के पूर्वार्ध में। अगर 1950 के दशक के उत्तरार्ध और 1960 के दशक के पूर्वार्ध में जाकर के देखें तो यह वह दौर है जिस दौर में आप देखेंगे समाजवादी राजनीति एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। ठीक है, और हाथ चलाते रहिएगा, ये एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर व्यवहार में देखें, ट्रेडिशनली अगर बात करूं तो ट्रेडिशनली कांग्रेस कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रेडिशनली कांग्रेस कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं रही, पर अब कांग्रेस कास्ट सेंसस के पक्ष में है। ठीक, अब इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। क्यों? कारण इसके पीछे क्या है? तो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक को अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक निर्मित होता था सवर्णों, दलितों और मुसलमानों से, यह ट्रेडिशनल वोट बैंक कांग्रेस का निर्मित होता था। इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, सवर्ण, मुस्लिम और दलित, ये तीनों कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को निर्मित करते थे। पिछड़े भी थे, लेकिन जैसे जैसे समाजवादी आंदोलन मजबूत होता है, जैसे जैसे समाजवादी राजनीति जोर पकड़ती है, वैसे वैसे आप देखेंगे पिछड़े कांग्रेस से दूर छिटकते चले जाते। और वैसे भी अगर आप जाकर के देखें, आरी पर की लड़ाई जो है आपको पिछड़ों और सवर्णों के बीच दिखेगी। ठीक है, यहां जिस इक्वेशन की चर्चा हमने आपके साथ की, नहीं, दलितों की पिछड़ों से लड़ाई दिखेगी, सवर्णों से वैसी लड़ाई नहीं दिखेगी। सवर्णों से पिछड़ों की वैसी लड़ाई दिखेगी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें होता क्या है, अब उस प्रोसेस को समझे। समाजवादी राजनीति जैसे जैसे जोर पकड़ती है तो समाजवादियों ने क्या किया? समाजवादियों ने पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रीडिफाइन किया। क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस जिसकी चर्चा हमने कॉलोनियल पीरियड के दौरान की, उस पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के सेंटर में कौन थे? दलित थे। समाजवादी नेताओं ने पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रीडिफाइन किया और उसके केंद्र में पिछड़ी जातियों को लाकर रखा।
उन्होंने नारा दिया था पिछड़ा पावे 100 में 60। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। क्योंकि 1931 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो पिछड़ी जाति की आबादी, कुल आबादी में पिछड़ी जाति का शेयर जो है 52% के आसपास था, 52%। और ऐसा माना गया कि 60 के दशक तक आते आते वो करीब करीब 60% के स्तर पर पहुंच गया। अब बातें समझ में। उन्होंने एक और नारा दिया, आप गौर कीजिएगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो। जनेऊ किसका था? सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतीक। तो जाति तोड़ो जनेऊ, जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो का नारा दिया। और उसी के कंटेक्स्ट में एक और नारा दिया गया था। वह नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग पहली बार वहीं पर की गई थी। अब देखिए खेल क्या है और भाजपा ने कैसे बिरनी के खोते में हाथ डाला। समझे? आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बतलाएगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता, आग लगाना हमारे बस में होता, आग कितनी फैलेगी और कब बुझेगी इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, समाजवादी राजनीति जैसे जैसे जोर पकड़ती है, पिछड़ों की राजनीति भी जोर पकड़ती चली जाती। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखेंगे तो दो डेवलपमेंट होती है। एक डेवलपमेंट होता है 1978 में कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री होते तो उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को आधार बनाकर पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत की। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन की दिशा में पहल करने वाला बिहार पहला राज्य था देश का। एक ये चीज। दूसरी चीज अगर आप देखें तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में रिजर्वेशन के जिस मॉडल को प्रेजेंट किया गया था, अगर आप देखें तो उसमें आपको ओबीसी और एमबीसी का डिवीजन आपको दिखाई पड़ता। 8% ओबीसी के खाते में जाना था और 12% एमबीसी के खाते में जाना था। मतलब यह कि अभी भी आप देखेंगे कि अभी भी बिहार जैसे राज्यों को छोड़ दें तो कहीं भी ओबीसी रिजर्वेशन है। ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आज भी रोहिणी आयोग ने उसी क्लासिफिकेशन का सुझाव दिया, जबकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने ही इस तरह के क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तीसरी बात जो इसके कंटेक्स्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपको ध्यान हो, जनवरी 1979 में, जनवरी 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा? जनता, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं, जिसने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें, उस रिपोर्ट में उसने सरकारी सेवा में आरक्षण की सिफारिशें की। जिन सिफारिशों को कब लागू किया गया? जिन सिफारिशों को बीपी सिंह की सरकार के द्वारा 1990 में लागू किया गया। क्लियर? और उसके बाद तो आप जानते हैं कि मंडल आयोग सामाजिक न्याय की राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनता है और उसके बाद सामाजिक न्याय की राजनीति जोर पकड़ती हुई आती। अभी की स्थिति में अगर देखें तो सामाजिक न्याय की राजनीति एक जगह पर आकर ठहर गई है। कहां पर आकर के ठहर गई है? गौर कीजिए।
तो सामाजिक न्याय की राजनीति को देखें तो इसके साथ दो समस्या है। एक और देखें, सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने राजनीतिक दल हैं और उनका नेतृत्व है, अगर आप देखें तो उसकी एक नकारात्मक छवि निर्मित हो चुकी है। नहीं, अगर उस नकारात्मक छवि में पूर्ण सच्चाई ना भी हो तो आंशिक सच्चाई है। उनका परिवारवादी होना, उनका वंशवादी होना एक कंटेक्स है, उनका जातिवादी होना ये दूसरा कंटेक्स है। तीसरा कंटेक्स जो वहां पर उभर करके आता, पॉलिटिकल करप्शन के गंभीर चार्जेज जो वहां पर दिखाई पड़ेंगे। चौथा कंटेक्स अगर आप देखें तो उनकी एक विकास विरोधी छवि है। इस चीज को समझें। और इस विकास, उनकी इस नकारात्मक छवि को, इसके कारण जो है धीरे 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 अगर आप देखें तो वो इररिलेवेंट होते दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे वे अप्रासंगिक होते दिखाई पड़ते। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अब समस्या क्या है? अब दो ही विकल्प हैं, या तो ये अप्रासंगिक हो जाए, या तो ये अप्रासंगिक हो जाए, या सामाजिक न्याय की राजनीति को ठहराव की अवस्था से बाहर निकालें। दो ही विकल्प है ना, कोई तीसरे विकल्प है नहीं। अब अच्छा, इनके सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी सामने आ रही है। और बड़ी राजनीतिक चुनौती किस रूप में है? बड़ी राजनीतिक चुनौती भाजपा के रूप में है। नहीं, भाजपा किस तरह से इनके सामने चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं? एक अपनी विकासवादी छवि को निर्मित करके इनके सामने चुनौतियां निर्मित कर रही हैं। दूसरी ओर जो है इनकी नकारात्मक छवि को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश में लगी हुई है। और तीसरी ओर देखें तो भाजपा सामाजिक न्याय की राजनीति को भी रिडिफाइन कर रही है। इस बात को समझिए, भाजपा ने इस बात को समझा राष्ट्रीय राजनीति में कि दरअसल मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय की जो राजनीति जोर पकड़ती है, इसका फायदा कुछ विशेष परिवारों को मिला है, कुछ विशेष राजनीतिक दलों के नेतृत्व को मिला है, और उसका फायदा कुछ विशेष जातियों को मिला है। पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा जो है उसके लाभों से वंचित है। नहीं, और इसीलिए अगर आप देखें तो मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों से इतर जो पिछड़ी जातियां हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति के लाभों से अब तक वंचित रही हैं, उनमें मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों, उनसे संबंधित दलों और उनके नेतृत्व के प्रति उनके मन में गहरा आक्रोश है। नहीं, उसी आक्रोश को भुनाने की कोशिश किसके द्वारा की गई? बिहार की राजनीति में उसी आक्रोश को भुनाने की कोशिश नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई। ओबीसी और ईबीसी के डिवीजन के जरिए, पसमादा गैर पसमादा के डिवीजन के जरिए, दलित महादलित के डिवीजन के जरिए। और उसी को भुनाने की कोशिश जो है राष्ट्रीय राजनीति में आप जाकर के देखें तो डिफरेंट जगहों पर भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा जैसे जाट डोमिनेटेड राज्य में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया जाना, ये इंडिकेशन है, इसको समझने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो भाजपा ने बड़ी चालाकी से क्या किया, जो मार्जिनलाइज पिछड़ी जातियां थी उनका जो नेतृत्व था उनको थोड़ा सा शेयर दे करके उनको अपने साथ जोड़ा। और इसका दो फायदा हुआ। इसका एक तो सामाजिक न्याय की राजनीति इसके कारण कमजोर पड़ी, भाजपा की स्थिति मजबूत हुई, तो यह डबल फायदा हुआ। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
एक चुनौती तो धर्म आधारित राजनीति की भी है। आप अगर देखें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को, तो पूरा का पूरा मिथिलांचल क्षेत्र माना जा रहा था। मिथिलांचल क्षेत्र में लीडिंग पोजीशन किसका होना चाहिए? राजद महागठबंधन का। लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में देखेंगे राजद महागठबंधन की दुर्गत हुई, और मिथिलांचल क्षेत्र में आप जाकर के देखें तो भाजपा गठबंधन जो है उसने बेहतर प्रदर्शन किया। और इसके पीछे कारण क्या माना गया? जहां पर यादव कैंडिडेट है वहां तो यादव समुदाय राजद के पक्ष में वोट कर रहा है, लेकिन जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पर वो यादव ना बन के वो हिंदू बन करके वोट कर रहा है, जिसका लाभ वहां पर भाजपा को मिल रहा है। तो ये दरअसल टस्ल है। इस टस्ल को समझना होगा। जब तक आप इस टस्ल को नहीं समझेंगे तब तक कास्ट बेस्ड सेंसस के इस डायमेंशन को भी नहीं समझेंगे। अब एक और छोटी चीज है, उस पर आऊंगा, फिर मैं करंट मुद्दे पर आऊंगा। भाजपा को अगर आप देखें तो भाजपा क्या करती दिखाई पड़ रही है? रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। ध्यान रखें, यह परसेप्शन है, लेकिन भाजपा केवल धर्म आधारित राजनीति नहीं कर रही। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो यह पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रीडिफाइन करने का भी काम कर रही है। यहां समझ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, एक कॉकटेल भाजपा तैयार कर रही है, राष्ट्रवाद का, विकासवाद का, जातिवाद का, धर्मवाद का, संप्रदायवाद का एक कॉकटेल तैयार कर रही है। जो जिससे प्रभावित होकर हमसे जुड़ सको जुड़ जाओ। नहीं, अब इसकी पूरी की पूरी कोशिश क्या होगी? नहीं, इसकी पूरी की पूरी कोशिश होगी 85% वर्सेस 15% का रूप देने की। 85% जो बहुसंख्यक है और 15% अल्पसंख्यक मुसलमान। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, भाजपा की यह राजनीति भारी पड़ रही है क्योंकि केवल यही नहीं है, थर्ड फैक्टर के रूप में अगर आप देखें राष्ट्रवाद भी है, फोर्थ फैक्टर के रूप में अगर आप जाकर के देखें तो विकास भी है। सारे फैक्टर कनेक्ट कर रहे हैं वहां। नहीं, यहां विपक्षी दल जो है, विपक्षी दल जो है, तो विपक्षी दल के खाते में कौन है? एक तो मुसलमान है। नहीं, वैसे टीवी के आगे बैठ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि मुसलमानों का भी भाजपा को ज्यादा समर्थन मिल रहा है अन्य दलों की तुलना में। समझे? और आपको ये महसूस होने लगेगा किसी न किसी कारणवश। महिलाएं तो आपको लगेगा कि एक मुस्त जो है, समझे, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के पीछे है, जय जय करते। तो मुसलमान तो ऑलरेडी यहां है 15%। नहीं, अब इनके द्वारा अगर आप देखें तो इनके द्वारा मांग क्या की जा रही है? लंबे समय से कास्ट सेंसस की मांग की जा रही है। और कास्ट सेंसस की मांग यह अकेले मांग नहीं है। कास्ट सेंसस की यह मांग अकेले मांग नहीं है। कास्ट सेंसस जैसे होगा
उसी के अनुपात में एक तीसरी मांग भी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट इज आबादी के अनुपात में नहीं। अब यहां पर देखें, इनका फोकस धर्म आधारित राजनीति पर है। ये इसकी काट में किसको फोकस कर रहे हैं? जाति आधारित राजनीति को। बातें समझ में आ रही? नहीं। अगर जाति आधारित राजनीति जोर पकड़ती है तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था का अंतर्विरोध क्या होगा? जोर पकड़ेगा। और हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्विरोध के जोर पकड़ने का मतलब क्या होगा? हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्विरोधों के जोर पकड़ने का मतलब होगा रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन की संभावनाओं को झटका लगेगा, कास्ट आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी पर भारी पड़ेगी, और कास्ट आइडेंटिटी अगर रिलीजियस आइडेंटिटी पर भारी पड़ेगी तो उस स्थिति में भाजपा विरोधी दलों की स्थिति मजबूत होगी, एंड एट द सेम टाइम इनकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन की संभावना कमजोर पड़ रही है, इसलिए इनकी स्थिति कमजोर पड़ेगी। ये बातें स्पष्ट हुई? अगर आप देखें, यहां तक समझ में आई? तो इसलिए आप देखेंगे ये दलित पीडीए, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, पी स्टैंड फॉर पिछड़ा, डी स्टैंड फॉर दलित, ए स्टैंड फॉर अल्पसंख्यक। तो पीडीए जो है भारी पड़ जाएंगे इन पर, नहीं। और इनकी कोशिश क्या है? रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर भारी पड़े, इसकी पूरी की पूरी कोशिश होगी, नहीं। और यही लड़ाई अभी चल रही है। अब इस लड़ाई में क्या हुआ समझे? भस्मासुर कैरेक्टर को जानते हैं? नहीं समझे? तो भस्मासुर वाला जो था, शंकर से पार्वती के प्रति आसक्त था, शंकर से वरदान मिला, और उसके बाद तो बड़ी मुश्किल से भस्मासुर से पीछा छुड़वाया गया, वही वरदान उसके लिए अभिशाप हो जाता। अब समस्या यहां पर यह उभर करके आती, समझ जाइए, मतलब 2015 के विधानसभा चुनाव का एक किस्सा सुनाऊंगा। होटल चाणक्य में मनोज झा ठहरे हुए थे, तो एक बड़े पत्रकार उनके यहां मिलने पहुंचे, तो उनको वेट करने के लिए कहा, और मनोज झा फ्रेश होने चले गए। तो उन्होंने देखा कि बेड पर एक बुक पड़ी हुई है, वी और आवर नेशनहुड, गोलवलकर की बुक, जो आरएसएस के सरसंघ संचालक थे। तो उन्होंने देखा तो ये चौंके, क्योंकि मनोज झा ठहरे समाजवादी धारा से, वो गोलवलकर को क्या पढ़ के करेंगे। तो उधर से आए तो उन्होंने चौंकते हुए पूछा, तो चौंकते हुए जब उन्होंने पूछा तो मनोज झा हंसने लगे। उन्होंने कहा, इस बार के चुनाव का भविष्य जो है यहीं से निर्धारित होगा। और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया, एंटी रिजर्वेशन बयान, कि उसके बाद तो पूरी की पूरी फिजा ही बदल गई। क्या आशुतोष जी, कौन सा मसला सुलझा रहे हैं? अब अगर यहां पर आकर के देखें तो अब यहां पर समस्या क्या है ये समझें। संघ के पारंपरिक वोट बैंक दो हैं, ब्राह्मण और बनिया, ये ट्रेडिशनल वोट हैं संघ के, समझे? अगर आप देखें 1990 के दशक में जब कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जोर पकड़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या देखेंगे, मुसलमान कांग्रेस से छिटक करके
अन्य दलों की ओर जाते हैं, जैसे कांग्रेस कमजोर पड़ती है। सवर्ण फॉरवर्ड कास्ट के वोटर जो हैं, कांग्रेस के पारंपरिक वोटर हैं, वो सोशलिस्टों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि समाजवादियों की राजनीति पिछड़ी जाति की राजनीति है। तो वो पिछड़ी जातियों की वह राजनीति डायरेक्टली किनके डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है? जो फॉरवर्ड कास्ट का सोशल इकोनॉमिक डोमिनेंस है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, उनको चैलेंज कर रही है। तो वो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है, तो उनको मजबूरन भाजपा की तरफ शिफ्ट करना होता, और वो भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहे होते। तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें, और धीरे धीरे आप देखेंगे आज के डेट में मुझसे अगर पूछे तो आज के डेट में भाजपा के सबसे बड़े सपोर्टर कौन हैं? सड़क पर धर्म को बचाने के लिए कौन उतरते? पिछड़े और दलित, पिछड़े और दलित। तो अब अगर यहां पर आकर के देखें, समस्या भाजपा की दुविधा क्या है? भाजपा की दुविधा यह है कि वह कास्ट बेस, मतलब कास्ट सेंसस को डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं कर सकती थी और कास्ट सेंसस का डायरेक्टली विरोध भी नहीं कर सकती थी। कास्ट सेंसस को सपोर्ट करने का मतलब था सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी, और कास्ट सेंसस के विरोध का मतलब था कि वैसे ही माना जाता कि भाजपा ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, नहीं, और आरक्षण के विरोध में है, तो उसकी आरक्षण विरोधी छवि और मजबूत होती। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण जो पिछड़े, जो दलित भाजपा की तरफ आ रहे थे, उनसे छिटकने का खतरा हो जाता, तेज हो जाता। इसलिए अगर आप जाकर के देखें, लेकिन इस दौरान क्या हुआ समझे, इस दौरान होता यह है कि बड़ी मजबूती से ऑपोजिशन कास्ट सेंसस को पकड़ लेता है, और केवल कास्ट सेंसस को नहीं पकड़ लेता। राहुल गांधी दो बातें लगातार करते आपको दिखाई पड़ेंगे, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। आप माने ना माने, सहमत हो मुझसे ना सहमत हो, यह फैक्ट है कि भाजपा कास्ट सेंसस की घोषणा करके कहीं न कहीं विरोधी दलों के दबाव के आगे झुक चुकी है। यह एक फैक्ट है, ठीक है। अब सवाल यह उभर करके आता, क्या यह 1 स्टेप बैकवर्ड एंड 2 स्टेप फॉरवर्ड होगा? इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यह आने वाला समय बतलाएगा। नहीं, कोई नहीं, असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। उस तरह के लोगों को मौका मिलेगा। किस तरह के लोगों को? जैसे मनु मिश्रा में तो एक राजनीतिक नहीं है, हाँ, और एक बना हुआ है कि जो इसी जाति का सब जीतेगा, मतलब जैसे अभी की जो लालू यादव पिछड़ा की बात करते हैं, यही जीतेंगे, उनकी सब प्रेम होंगे सब लोग। लेकिन अब भाजपा जब सामाजिक न्याय की बात करती है। अच्छा, अब दो बातें सुन लीजिए यहाँ पर। अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। भारतेंदु का एक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो ठीक उसी प्रकार देखिएगा, भाजपा का परिवारवाद वंशवाद परिवारवाद वंशवाद नहीं है। भाजपा का राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है। भाजपा का जातिवाद जातिवाद नहीं है। नहीं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो वो वंशवादी हो जाते, भाजपा में आ जाते तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया विकासवादी राजनीति का प्रतीक होती, जो कि थर्ड जनरेशन है सिंधिया फैमिली से। नहीं, उनका बेटा चौथा जनरेशन है जिसको भाजपा प्रमोट कर रही है। वो वंशवाद परिवारवाद नहीं है। पहली चीज तो इसको समझे। दूसरी चीज इस बात को समझे, ये जो मैंने आपको कहा हुआ क्या है आप समझे।
भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रिडिफाइन करने की कोशिश जरूर की है, और पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस यहां पर रिडिफाइन होता हुआ जरूर दिख रहा, लेकिन इस रिडेफिनेशन का फायदा पिछड़ों को नहीं मिल रहा है, पिछड़ों की कीमत पर सवर्णों को मिल रहा है। और इसका प्रमाण है 2009 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उन चुनावों में देखें पिछड़ों की भागीदारी में कमी आई है, और उस अनुपात में सवर्णों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। यह संसदीय राजनीति के संदर्भ में भी मैं बात कर रहा, और यह विधान प्रांतीय राजनीति के संदर्भ में भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस रीडेफिनेशन के कारण अगर आप देखें मध्यवर्ती जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी में तेजी से गिरावट आई। इसके कारण जो स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस को के छोटे से हिस्से को फुलफिल किया गया अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा, और बड़े हिस्से को फुलफिल किया गया सवर्णों के द्वारा। ये आंकड़े कहते हैं, ये परसेप्शन की बात नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव परिणामों के आंकड़ों को पलट लें, सारे इस पर जिल वर्नियर और इसके एनालिसिस पूरे के पूरे उपलब्ध है, वहां पर ये चीजें विस्तार से वहां पर चर्चा की गई है। अब बातें समझ में आई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सवाल अब यहां पर उभर करके आता, और आप नहीं कहें बिहार पहला राज्य है जिसने जातिगत सर्वे करवाया, कास्ट सर्वे करवाया। उसके बाद देखें कर्नाटक, उसके बाद कर्नाटक कास्ट सर्वे, कर्नाटक के द्वारा कास्ट सर्वे करवाया गया, तेलंगाना के द्वारा कास्ट सर्वे करवाया गया, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कास्ट सर्वे करवाया गया। इन चारों में कास्ट सर्वे एडवांस स्टेज में है। अपार्ट फ्रॉम दैट भूपेश बघेल के नेतृत्व में कास्ट सर्वे की घोषणा छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कास्ट सर्वे की घोषणा जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा की गई, यद्यपि वो व्यवहार के धरातल पर नहीं उतर पाई। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा कास्ट सर्वे की घोषणा की गई। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें कि भाजपा और संघ कास्ट सर्वे के अगेंस्ट रहे हैं, और लगातार ये अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहे। जैसे कांग्रेस भी कास्ट सर्वे के पक्ष में नहीं रही है। 2010 में कास्ट सेंसस के मसले पर विस्तार से चर्चा संसद में हुई, और उसमें जो है कांग्रेस का स्टैंड जो है कास्ट सेंसस के अगेंस्ट रहा। यद्यपि सहयोगी दलों का जो दबाव रहा, उस दबाव के कारण कांग्रेस को सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना पर 2011 में राजी होना पड़ा, जिस जनगणना की रिपोर्ट 2013 के अंत में आती है, जिसके जाति से संबंधित आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। ये बातें स्पष्ट हुई। तो ये जो स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड में चेंज आया है, ये एक शिफ्ट है, और यह शिफ्ट जो है करेंट पॉलिटिकल सिनारियो में कांग्रेस की मजबूरी है। ठीक है, और कांग्रेस भी इस दुविधा से मुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े मुश्किल से सवर्ण वोट के मोह से कांग्रेस मुक्त हुई है, और अब ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर, कास्ट सेंसस के मसले पर राहुल गांधी के नेतृत्व में वो खुलकर के स्टैंड ले रही है। तो अगर आप देखें सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रांतीय राजनीति की धाराएं कास्ट सेंसस के मसले पर पहले खुल करके सामने आती, लेकिन नेशनल डिस्कोर्स का विषय कास्ट सेंसस जो बनता है, इसका श्रेय पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को जाता है, जिन्होंने संसद से लेकर संसद के बाहर तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लगातार कास्ट सेंसस की हिमायत की, और लगातार कास्ट सेंसस के लिए सरकार पर दबाव बनाया। अब अगर जाकर के देखें भाजपा अभी क्यों राजी हुई, ठीक है, इसके लिए अभी क्यों राजी हुई, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली अगर देखें, जहां तक मैं अपने इनपुट की बात करूं, तो मैं यह कहना चाहूंगा, करीब करीब मैं आपको कह सकता हूं 2014-15 से मेरे पास इस बात की सूचना है कि संघ के भीतर इस बात पर
गंभीर मंथन चल रहा है कि वो अपने सवर्ण 15% सवर्ण वोट के मोह से मुक्त हो और पिछड़ी जाति की राजनीति में इंटर करे। एक लंबे समय से इस पर मंथन चल रहा है और गंभीर मंथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में इस पर चलता रहा। एक पहलू यह है, और इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि शायद संघ और भाजपा जो है सवर्ण वोट के मोह से मुक्त होकर पिछड़ी जाति के वोटों की ओर, वोट बैंक की ओर मुखातिब हो रहे हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से सवर्ण मतदाता भाजपा के पक्ष में आपको एकजुट दिखाई पड़ते, लार्जर चंक उनका भाजपा को की ओर जाता है, तो आप यह भी कह सकते कि हो सकता है वो इसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट भी भाजपा हो कि सवर्ण वोटर जाएंगे कहाँ, कांग्रेस कमजोर स्थिति में है और अन्य विरोधी दल जो हैं सोशलिस्ट ओरिएंटेशन वाले सवर्ण मतदाता उनकी तरफ जाएंगे नहीं। तो एक दूसरा रीजन ये हो सकता। तीसरा रीजन जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि अभी 2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे पहलगाम आतंकी घटना जो है, उसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से वार मोंगरिंग क्रिएट करने का प्रयास किया गया, पूरे देश में युद्ध का वातावरण निर्मित किया गया, जिस तरह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर माहौल बनाए गए, जिस तरह से ऑपोजिशन ने सरकार को खुला समर्थन दिया, इसके कारण अगर आप देखें तो सरकार पर लगातार इस बात को लेकर के दबाव बढ़ रहा था कि सरकार इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। एक ये इसके लिए दबाव बढ़ रहा था और सरकार इमीडिएट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। हो सकता है कल मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि कल आप कसम खाइए लें कि हम 6ठी मंजिल से कूद ही जाएंगे तो कौन आपको कितने देर तक बचा पाएगा। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है यह देश वार लाइक सिचुएशन को टॉलरेट करने की स्थिति में अब नहीं है अभी फिलहाल। दूसरी चीज अगर आप देखें कि जिस तरीके से एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, समझे, जिस तरीके से आप देखेंगे लगातार राजनीतिक बयानबाजियां पाकिस्तान को लेकर हो रही हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर हो रही हैं, पाकिस्तान पर हमले को लेकर हो रही हैं, दो टूक जवाब के रूप में जिस प्रकार की बयानबाजियां हो रही हैं, अगर आप देखें तो इसने पाकिस्तान को अलर्ट मोड में ला दिया है और पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल सपोर्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस क्रम में हम इस चीज को ना भूलें कि चीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका डूबियस स्टैंड के साथ सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें, टर्की पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो भारत की कूटनीतिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है कहीं ना कहीं नेशनल डिस्कोर्स को पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से शिफ्ट करके कास्ट सेंसस की ओर लाने की कोशिश का परिणाम है, ताकि सरकार पर जो है वो आतंकियों के अगेंस्ट कार्रवाई के दबाव को कम किया जा सके, उस प्रेशर को कम किया जा सके। एक महत्वपूर्ण रीजन यह है। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन अगर आप जाकर के देखें, बिहार का आसन्न चुनाव है, क्योंकि अभी भी अगर आप जाकर के देखें, विशेष करके 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को डरा दिया है। जितना क्लोज गया नहीं, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, फ्रैंकली अगर पूछे, क्योंकि पॉपुलर धारणा यह रही 3 पोल हैं,
2 जिसके साथ होंगे उधर स्वीप होगा, मतलब एक पोल बीजेपी हो गया, दूसरा पोल राजद हो गया और तीसरा नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार चाचा जिधर शिफ्ट करेंगे उधर स्वीप होगा। तो पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है इसको खारिज करता है। और अगर पिछला विधानसभा चुनाव इसको खारिज करता है, और कहीं ना कहीं एक और चीज आप क्या देखेंगे कि जदयू कमजोर पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली इस पर मत जाइएगा, जदयू कमजोर पड़ रही है, नीतीश कुमार अंतिम समय में है। यद्यपि 5 साल और खींच लें तो कोई भारी चीज नहीं है, समझे, क्योंकि दुर्भाग्य हम लोगों का जो है 35 वर्षों से पीछा कर रहा है, समझे। तो 35 की जगह 40 हो जाए या 40 की जगह 50 और 60 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन इस चीज को समझे तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है, और विशेष करके बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स नियर फ्यूचर रिडिफाइन होगा। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा का जातिगत आरक्षण की दिशा, जातिगत जनगणना की दिशा में भाजपा के द्वारा यह की गई पहल बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके की गई है, और एंटी बैकवर्ड, एंटी रिजर्वेशन छवि जो उसकी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश है। उसका कैलकुलेशन यह हो सकता है कि बिहार चुनाव में इसका एडवांटेज मिले, और यही बातें 2027 में प्रस्तावित यूपी चुनाव के संदर्भ में भी कही जा सकती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम, भाजपा कहां नारा दे रही थी अब की बार 400 पार, और कहां 303 से गिर करके 240 पर पहुंच गए। तो इसके कारण अगर आप देखें तो भाजपा और संघ के जो रणनीतिकार हैं उनकी बेचैनी बढ़ी है, और अगर 303 से 240 पर भाजपा गई है तो इसके पीछे अगर आप जाकर के देखें तो इसकी भी अहम और निर्णायक भूमिका रही है। तो भाजपा को यह लग रहा है कि रिलीजन बेस्ड कम्युनल पॉलिटिक्स को जितना पॉलिटिकली पे करना था उतना पॉलिटिकली वो लगभग पे कर चुका है। अब पे करने के लिए बहुत कुछ वो नहीं है। अब धीरे धीरे रिलीजन बेस्ड कम्युनल पॉलिटिक्स जो है भाजपा के लिए पॉलिटिकल बर्डन साबित होगा। तो ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी राजनीति को शिफ्ट करना चाहती है, और कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़ी होकर के कहीं न कहीं जो है धर्म और जाति आधारित राजनीति के अंतर्विरोध को साधने की दिशा में प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ते। ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, भाजपा को अगर देखें तो जब से भाजपा सत्ता में आई है, आप अगर गौर करें आप यह पाएंगे कि लगातार विपक्ष को मुद्दा विहीन करती रही। ऑपोजिशन के जो इशूज हैं, ऑपोजिशन के इशूज को इसने अपने इशूज के रूप में एडॉप्ट कर लिया है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस पर जो है की घोषणा के जरिए भाजपा ने कहीं ना कहीं जो है वो ऑपोजिशन से पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म को भी हाईजैक करने का प्रयास किया है, और पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के जो कंट्राडिक्शंस हैं उस कंट्राडिक्शंस को वह इफेक्टिवली अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब सवाल यहां पर उभर करके आता कि सवाल यह उठता कि क्या भाजपा की यह मंशा पूरी होगी? ये तो भविष्य की बात है, और मैं कोई भविष्य वक्ता हूं नहीं। लेकिन यहां पर जो चीज मैं कहता कि इसके दूरगामी असर हो सकते हैं, ठीक है। दूरगामी असर ये हो सकते, एक, सवर्ण मतदाताओं को नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी का सामना भाजपा को करना पड़ सकता है। और कांग्रेस अगर आप देखें तो
तो कांग्रेस अब इसके नीचे नहीं जाएगी, मुझे जो लगता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे भाजपा शासन के वर्ष बढ़ेंगे, एंटी इनकम्बेंसी की संभावना भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और रिलीजन बेस्ड कम्युनल पॉलिटिक्स की संभावनाएं धीरे धीरे क्या होंगी, कमजोर होंगी, ठीक है। कम्युनल एलिमेंट जो है वो एग्रेसिव होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उनका एग्रेशन जो है उनके सपोर्ट बेस को वीकेन करने का काम करेगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो पिछड़े ट्रेडिशनली नन भाजपा नन कांग्रेस वोटर्स रहे, और कांग्रेस भी ये देख रही है, भाजपा भी ये देख रही है कि समाजवादी राजनीति की विभिन्न धाराएं जो प्रांतों में मौजूद है, जो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है, उसके अपने अंतर्विरोध हैं, और उन अंतर्विरोधों के कारण वो धारा लगातार वीकेन हो रही है, लगातार कमजोर पड़ रही है। तो उस धारा की वीकेनिंग के कारण जो स्पेस क्रिएट हो रहा, उस स्पेस को कांग्रेस भी अपने तरीके से भरने की कोशिश में लगी हुई है, और अपने रिवाइवल को उसके माध्यम से इंश्योर करना चाहती। भाजपा भी इसके सहारे उस स्पेस को भरने की कोशिश में लगी हुई है, और इस क्रम में हाई रिस्क जोन में इंटर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए चौवे गए छब्बे बनने दुबे बन के आए, कि पिछड़े मतदाता जो हैं ना जुड़े, और उसकी एवज में सवर्ण मतदाताओं से भी उन्हें भाजपा को हाथ धोना पड़े। क्या अब नहीं, देखिए भविष्यवक्ता नहीं हूं, संभावनाओं पर बात कर सकता। और एक बात हमेशा ध्यान